गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के प्रथम अध्याय रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं में रासायनिक संयोग के नियमों का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले हम रासायनिक संयोग के प्रथम नियम या द्रव्य की अविनाशता के नियम का और इसके प्रायोगिक सत्यापन व रासायनिक संयोग के नियमों में इसी नियम के एक्सटेंशन अर्थात इसका संशोधित रूप द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम का अध्ययन कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आज हम रासायनिक संयोग के द्वितीय और तृतीय नियम का अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं रासायनिक संयोग के द्वितीय नियम से या सेकंड नियम से। रासायनिक संयोग का द्वितीय नियम या सेकंड नियम स्थिर अनुपात का नियम है, जिसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। यह स्थिर अनुपात का नियम है, जिसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। इसके बाद इसका तृतीय नियम है रासायनिक संयोग का तृतीय नियम। तृतीय नियम के लिए गुणित अनुपात का नियम भी कहते हैं, या तृतीय नियम गुणित अनुपात का नियम है। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन आता है, द्वितीय नियम का प्रतिपादन किसने किया था और तृतीय नियम का प्रतिपादन किसने किया था? द्वितीय नियम का प्रतिपादन जोसेफ प्राउट ने किया था और तृतीय नियम का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। द्वितीय नियम का प्रतिपादन जोसेफ प्राउट और तृतीय नियम का प्रतिपादन जॉन डाल्टन है, या जॉन डाल्टन ने किया था। तो स्टूडेंट्स, अब हम रासायनिक संयोग के द्वितीय नियम का एग्जाम्पल और इसकी विभिन्न सीमाओं का अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, रासायनिक संयोग का जो द्वितीय नियम है, यह नियम काफ़ी सरल है और इस नियम को हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी रासायनिक यौगिक का निर्माण विभिन्न तत्वों से होता है, तो हमें पहले यही लिखना है, किसी यौगिक या किसी रासायनिक यौगिक का निर्माण तत्वों से होता है। ये हमने लिख दिया है शॉर्ट में, रासायनिक यौगिक का निर्माण तत्वों से होता है। इसके बाद हम यह जो नियम है उसे लिख देते हैं, स्थिर अनुपात। स्थिर अनुपात। तो स्टूडेंट्स, अब हम इन चार शब्दों के आधार पर स्थिर अनुपात के नियम की परिभाषा आसानी से बना सकते हैं। यह चार शब्द हैं, नंबर 1 रासायनिक यौगिक, नंबर 2 तत्व या तत्वों, नंबर 3 अनुपात और नंबर 4 स्थिर। तो इसकी परिभाषा हम बड़े आसानी से बना सकते हैं। किसी भी रासायनिक यौगिक में तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, जिसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। एक बार मैं आपको पुनः बता दे रहा हूं, किसी रासायनिक यौगिक में चाहे वह किसी भी विधि से बनाया गया हो या प्राप्त किया गया हो, में तत्वों का अनुपात स्थिर या निश्चित होता है। इसे रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। यह रे डायग्राम स्थिर अनुपात के नियम की परिभाषा को व्यक्त करता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने स्थिर अनुपात के नियम की परिभाषा का अध्ययन कर लिया है। अब हम इसके पश्चात इसके एक एग्जाम्पल का अध्ययन करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल या उदाहरण हम जानते हैं
जल चाहे वह किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, चाहे वर्षा का जल हो, चाहे कुएं का जल हो, चाहे तालाब का हो, चाहे नदी का हो, प्रत्येक का सूत्र H2O होता है। H2O होता है। अब हम इस H2O में उपस्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको जो है अनुपात लिखना है। स्थिर अनुपात स्थिर होता है, इसमें एक शब्द और जोड़ दें, भार के अनुसार अनुपात, तब यह आपका नियम और अच्छा हो जाता है, इसकी भाषा और भी अच्छी हो जाती है। H2O हम इसका यदि भार ज्ञात करें तब हाइड्रोजन का भार इसमें 2 है, और हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन का भार जब हम देखते हैं तब वह 16 आता है। तब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात 2:16 या 1:8 आता है। तो स्टूडेंट्स, इससे भी इस नियम का एक प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है, यह इसका एग्जाम्पल है कि जल को हम किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए या प्राप्त करें, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात सदैव 1:8 होता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इसके एक दूसरे एग्जाम्पल का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जिसे हम निम्न विधियों से प्राप्त कर सकते हैं। पहली विधि या ए, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्रिया कराकर कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं। दूसरी विधि, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गर्म करते हैं तो हमें CaO प्लस CO2 प्राप्त होती है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। तीसरी विधि, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट की अम्ल के साथ क्रिया करा दें जैसे HCl, तो हमें CaCl2, यह मैंने लिख दिया है, तो हमें CaCl2 प्लस H2CO3 प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको थोड़ा समझ लें। H2CO3 यह कार्बोनिक एसिड कहलाता है। कार्बोनिक एसिड वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड का जल में बना विलयन होता है, जिसे हम H2O प्लस CO2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्लस H2O प्लस CO2 लिख देते हैं, जिससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने 3 विधियों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर ली है। अब इसके बाद हम एक विधि और ले लेंगे, तो हमें 4 विधियों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाती है। यह NaHCO3 है। स्टूडेंट्स, यदि आपसे NaHCO3 का नाम पूछा जाए तब आप इसको बताते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या इसका दूसरा नाम हो सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं या कहते हैं, या इसके दोनों नाम थे। और जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट की HCl के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें NaCl प्लस HCO3 और H ये मिलकर पुनः H2CO3 बनाते हैं, जो कि कार्बोनिक एसिड होता है। और कार्बोनिक एसिड के लिए हम H2O प्लस CO2 के रूप में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने 4 प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया है। अब हम इस कार्बन डाइऑक्साइड में उपस्थित कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के भारात्मक अनुपात का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड के भारात्मक अनुपात का अध्ययन करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का परमाणु भार कार्बन 12, कार्बन अनुपाते ऑक्सीजन, तो कार्बन का परमाणु भार 12
O2 है तो ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान आता है वह 16 × 2 या 16 × 2 32 आता है। तब प्रत्येक विधि से प्राप्त की गई कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 16:32 आता है। तो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल से भी स्पष्ट है कि कोई भी यौगिक चाहे किसी भी विधि से बनाया गया हो या प्राप्त किया गया हो, उसमें उपस्थित तत्वों का भारात्मक अनुपात स्थिर होता है। यह स्थिर अनुपात का नियम था। हमने इसके 2 एग्जाम्पल्स जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से इसका अध्ययन कर लिया है। स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम इस नियम की सीमाओं का अध्ययन करेंगे। क्या यह नियम सभी परिस्थितियों में समान रूप से लागू होता है अथवा नहीं, यही इसकी सीमाएं या लिमिटेशन कहलाती हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस नियम की सीमाएं या लिमिटेशन का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, इसकी सीमाएं भी काफ़ी सरल हैं और आसानी से समझ में आ जाती हैं। हम जानते हैं समस्थानिक या आइसोटोप्स क्या होते हैं। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु भार अलग अलग होता है। और समभारी वे परमाणु होते हैं जिनका परमाणु भार समान किंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, वह समभारी कहलाते हैं। तो हम इसके समस्थानिक लेते हैं। समस्थानिक या आइसोटोप्स, हम जानते हैं कार्बन के 2 समस्थानिक हैं, C12 और C14। तो जब हम C12 लें और C14 लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बनाने में, अर्थात यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण C12 के सहायता से करें, तब इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 12:32 आता है। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण C14 की सहायता से करते हैं, तब इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 14:32 आता है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः यह नियम तभी लागू होता है जब यौगिक के बनाने में एक ही समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, अर्थात यौगिक के बनाने में एक ही समस्थानिक का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह इस नियम की पहली सीमा है। एक ही समस्थानिक का प्रयोग होना चाहिए या किया जाना चाहिए। इसके बाद इसकी दूसरी सीमा हमें कार्बनिक यौगिकों में मिलती है, समावयवी यौगिकों में मिलती है। समावयवी यौगिक अर्थात आइसोमर्स। जैसे एक यौगिक है जिसका अणु सूत्र C2H6O है। यह यौगिक 2 कार्बनिक यौगिकों के लिए व्यक्त करता है, C2H5OH जो कि एथेनॉल है या एथिल एल्कोहल है। इसी प्रकार दूसरा यौगिक CH3OCH3 है। स्टूडेंट्स, यह समावयवता का एग्जाम्पल भी है और क्रियात्मक समूह समावयवता का एग्जाम्पल भी है। इसका अध्ययन हम क्लास 11th में आगे कार्बनिक रसायन का जब अध्ययन करेंगे तब इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। और यदि हम इन दोनों यौगिकों अर्थात एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात ज्ञात करें, तब यह निम्न प्रकार से आता है 2 × C + 6 × H + O। 2 × C कार्बन का परमाणु भार 12, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। तब यह 24:6। हमें इसका अनुपात निकालना है, प्लस करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप इसको कर लें, तब यह 24:6:16 आता है। तब यह 12:3
रेशियो 8 आता है, जो कि C2H6O में उपस्थित कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के अनुपात को तो व्यक्त कर रहा है, किंतु यह किसी यौगिक का पर्टिकुलर या वास्तविक नाम क्या है उसको व्यक्त नहीं करता है। यह इस नियम की दूसरी सीमा है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने रासायनिक संयोग के द्वितीय नियम, इसकी परिभाषा या स्टेटमेंट्स और इसके 2 एग्जाम्पल्स और इसकी 2 सीमाओं का अध्ययन कर लिया है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है रासायनिक संयोग का द्वितीय नियम किन अवस्थाओं में अप्लाई या लागू नहीं होता है, तब आपका आंसर होना चाहिए जब यौगिक में अलग अलग या पृथक पृथक समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है, और नंबर दूसरा, समस्थानिकों के केस में भी यह नियम अप्लाई या लागू नहीं होता है। स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम रासायनिक संयोग के तृतीय नियम का अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, तृतीय नियम का अध्ययन हम रिवर्स टेक्निक से करेंगे, अर्थात हम पहले इसके एग्जाम्पल का अध्ययन करेंगे और फिर एग्जाम्पल्स की सहायता से इसके नियम को प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट्स, इस टेक्निक के द्वारा आप तृतीय नियम को आसानी से समझ जाएंगे और उसको भूलेंगे नहीं। रिवर्स टेक्निक इस तरह के नियम को समझने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। आशा है आपने इस टेक्निक से पहले भी अध्ययन किया होगा। रिवर्स टेक्निक या इसका थर्ड नियम रासायनिक संयोग का थर्ड नियम है, जो कि गुणित अनुपात का नियम है, जिसे हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं। इस नियम का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। जॉन डाल्टन ने इसके अतिरिक्त अपना परमाणुवाद भी प्रतिपादित किया था। इसी प्रकार द्वितीय नियम का प्रतिपादन जोसेफ प्राउड ने किया था। प्राउड ने तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अपनी प्राउड की परिकल्पना भी प्रस्तुत की थी। तो स्टूडेंट्स, गुणित अनुपात का नियम काफ़ी सरल है। जैसे हम कुछ तत्व हैं या कुछ यौगिक ले लेते हैं। हम किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों को ज्ञात करेंगे या तत्वों की भार के अनुसार मात्रा ज्ञात करेंगे। जैसे पहला यौगिक CO कार्बन मोनोऑक्साइड है। स्टूडेंट्स, आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। जब C और O दोनों कैपिटल होते हैं तब यह कार्बन मोनोऑक्साइड कहलाता है। जब आप C कैपिटल और O स्मॉल लिख देते हैं तब यह कोबाल्ट कहलाता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप कोबाल्ट लिख रहे हैं या कार्बन मोनोऑक्साइड लिख रहे हैं। आपको इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है। CO दूसरा यौगिक इन्हीं दोनों तत्वों से मिलकर बना कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड में उपस्थित कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों की गणना करते हैं तो ज्ञात होता है कि इसमें कार्बन व ऑक्सीजन 12:16 में है, अर्थात कार्बन 12 भाग है, ऑक्सीजन 16 भाग है। यहाँ पर हम अनुपात का चिन्ह भी लगा सकते हैं। कार्बन रेशियो ऑक्सीजन इक्वल टू 12:16। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का अनुपात 12:32 आता है। तो स्टूडेंट्स, इस नियम में हमने अभी यौगिक में उपस्थित सबसे पहले तत्वों के भारों का अनुपात ज्ञात किया है। तत्वों के भारों का अनुपात ज्ञात किया है। अब दूसरी चरण में या दूसरे स्टेप में हम इन तत्वों के भारों के बीच क्या अनुपात है इसका अध्ययन करेंगे। तत्वों के
भारों के बीच के अनुपात का अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन दोनों आपस में क्रिया करके क्रमशः कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। इसमें एक तत्व अर्थात कार्बन की मात्रा निश्चित है। एक तत्व अर्थात कार्बन की मात्रा निश्चित है। कार्बन की मात्रा निश्चित है, जबकि दूसरे तत्व अर्थात ऑक्सीजन, इसकी मात्रा अलग अलग है और यह मात्रा 16:32 या 1:2 में है। स्टूडेंट्स, यही गुणित अनुपात का नियम है, जिसे हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जब दो तत्व परस्पर क्रिया करके, इसको हम डायग्रामेटिक रूप में लिख सकते हैं, जब दो तत्व परस्पर क्रिया करके दो या अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, दो या अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो इन यौगिकों में एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान, एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान, जैसे कार्बन का 12 था, एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमान, निश्चित द्रव्यमान से संयोग या जुड़ने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमान दूसरे तत्व के द्रव्यमानों के बीच या द्रव्यमानों के बीच सरल अनुपात होता है। दूसरे तत्व के द्रव्यमानों के बीच सरल अनुपात होता है, जो कि दूसरा तत्व ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन के द्रव्यमान 16:32 या 1:2 के रूप में थे। यह इस नियम का हमने रिवर्स टेक्निक से अध्ययन किया है। पहले हमने इसके एग्जाम्पल्स का अध्ययन कर लिया है। दूसरे स्टेप में हमने इस एग्जाम्पल की सहायता से इस नियम को सिद्ध करते हुए इसकी परिभाषा का अध्ययन कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, यह काफ़ी सरल है। अब हम इसके बाद एक दूसरे एग्जाम्पल्स का अध्ययन करेंगे। आपको यह नियम समझ में आ गया होगा। एक तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में एक निश्चित अनुपात होता है या एक निश्चित गुणित अनुपात होता है। यहाँ पर गुणित लिखना चाहिए। दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में निश्चित गुणित अनुपात होता है, अर्थात 1:2, 3, 4 या 2, 4, 6, 8, इस तरह का कोई भी अनुपात होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसके एक दूसरे एग्जाम्पल्स का अध्ययन करेंगे और दूसरे एग्जाम्पल्स का अध्ययन करने के पश्चात हम एक बार पुनः इस एग्जाम्पल और इसके नियम का अध्ययन करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर क्रिया करके नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड्स बनाती है। अब हम तृतीय नियम और इनके ऑक्साइडों, नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में क्या संबंध है, इसका भी अध्ययन करेंगे। पहला ऑक्साइड यहाँ पे लिख दें, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के ऑक्साइड,
या नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो कि नाइट्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं। इसका पहला ऑक्साइड होता है N2O। स्टूडेंट्स, इसका नाम, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था 1 है और कम ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक के साथ हम अस का प्रयोग करते हैं, अतः N2O का नाम नाइट्रस OUS NITROUS नाइट्रस ऑक्साइड होता है। इसी प्रकार नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के बीच बनने वाले दूसरे ऑक्साइड का नाम नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। यह इसकी ऑक्सीकरण अवस्था थी। इसमें ऑक्सीकरण अवस्था नाइट्रोजन की 2 होती है और अधिक ऑक्सीकरण अवस्था के लिए हम एक या IC का प्रयोग करते हैं, तब इसका नाम नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। इसके बाद हम इसके तृतीय ऑक्साइड का अध्ययन करते हैं। तृतीय ऑक्साइड N2O3 है जो कि नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड है। नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड है, इसमें तीन ऑक्सीजन है इसलिए ट्राई ऑक्साइड है। इसी प्रकार चौथा N2O4, यह है नाइट्रोजन 4 के लिए टेट्रा लिखना है, यह नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड है। इसी प्रकार इसका 5वां ऑक्साइड N2O5 है जिसका नाम नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है। इसके नाम हम आसानी से याद करते हैं या कर सकते हैं। सबसे आगे हमें नाइट्रोजन लिखना है, फिर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या लिखनी है, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, और उसके बाद ऑक्साइड लगा देना है। तो हमें नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड प्राप्त हो जाते हैं जो कि इनके नाम हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के भारात्मक द्रव्यमान का जो अनुपात है उसका अध्ययन करेंगे, अर्थात नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच उपस्थित द्रव्यमान का भारात्मक अनुपात। तो इसमें N2O है, N2 नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 है, N2 के लिए यह 28:16 आता है। इसी प्रकार दूसरे वाले ऑक्साइड्स के लिए यह NO है, यह 14:16 आता है। इसी प्रकार तीसरे वाले ऑक्साइड या नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड के लिए यह N2, यह 28 है, 28:48 आता है। 3 ऑक्सीजन, 3 × 16 48। इसी प्रकार चौथे ऑक्साइड के लिए यह 28:64 आता है। 5वें ऑक्साइड के लिए यह 28:80 आता है। तो जब हम इनके बीच का सरल अनुपात ज्ञात करते हैं तब हमें निम्न प्रकार से प्राप्त होता है, 28:16 अर्थात 14:8 या 14:8। दूसरी बार में 14:16, तीसरी बार में 14:24, चौथी बार में 14:32, 14:32। हिंदी इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हम उसको 28:80 बोल दें या 28:80 बोल दें, आपको समझ में आना चाहिए।
14:40 या 14:40। तो स्टूडेंट्स अब इसमें हम देखते हैं कि एक तत्व अर्थात नाइट्रोजन की निश्चित मात्रा अर्थात 14, यदि हम 14 ग्राम लिख देंगे तब 1 ग्राम परमाणु भार हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तत्व नाइट्रोजन की निश्चित मात्रा 14 ग्राम से संयोग करने वाले दूसरे तत्व अर्थात ऑक्सीजन, दूसरे तत्व अर्थात ऑक्सीजन, प्रतीक लिख दिया, इसका सूत्र नहीं लिखा। दूसरे तत्व ऑक्सीजन के विभिन्न द्रव्यमान 8:16, 8:24, 8:32, 8:40 या 1:2:3:4:5 में उपस्थित हैं, जो कि गुणित अनुपात के नियम के अनुसार है। दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में एक सरल गुणित अनुपात होता है, जो कि इस एग्जाम्पल के द्वारा बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो स्टूडेंट्स अभी आपने गुणित अनुपात के नियम के 2 एग्जाम्पल्स और इनकी सहायता से गुणित अनुपात का नियम कैसे परिभाषित कर सकते हैं इसका अध्ययन कर लिया है। स्टूडेंट्स इसके बाद पुनः क्वेश्चन आता है कि गुणित अनुपात के नियम का लिमिटेशन है या गुणित अनुपात के नियम की कोई सीमाएं हैं अथवा नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है हाँ, गुणित अनुपात के नियम की भी सीमाएं हैं। वास्तव में कोई भी नियम होता है वह सीमाओं से बंधा हुआ रहता है, और जो इस सीमाओं को अतिक्रमण करता है या सीमाओं के पार जाता है वह अपवाद में आ जाता है। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम गुणित अनुपात के नियम की सीमाओं का अध्ययन करेंगे। इसकी सीमाएं द्वितीय नियम की सीमाओं के समान है, अर्थात पहली सीमा समस्थानिकों के ऊपर या समस्थानिकों से बने यौगिकों के ऊपर यह नियम अप्लाई या लागू नहीं होता है। हमें एक तत्व का एक ही समस्थानिक लेना होता है, तभी यह नियम अर्थात गुणित अनुपात का नियम अप्लाई होता है, तभी यह नियम अर्थात स्थिर अनुपात का नियम लागू होता है। पहली सीमा है एक ही समस्थानिक का प्रयोग करना होता है या एक ही समस्थानिक का प्रयोग किया जाए, एक ही समस्थानिक का प्रयोग होना चाहिए। नंबर दूसरा, यह नियम कार्बनिक यौगिकों की सजातीय श्रेणी। स्टूडेंट्स क्लास 11th में अभी आपने सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं इसका अध्ययन नहीं किया होगा, तो आप अपनी बुक्स खोल लें और कार्बनिक रसायन का जो चैप्टर है उसमें से सजातीय श्रेणी देख लें, बिल्कुल सरल है, आपको समझ में आ जाएगी। सजातीय श्रेणी पर लागू नहीं होता है, कार्बनिक यौगिकों की सजातीय श्रेणी पर लागू नहीं होता है। कार्बनिक यौगिकों की सजातीय श्रेणी पर लागू नहीं होता है। इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, लागू नहीं होता है, क्रॉस लगा दिया, अर्थात लागू नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे एल्केन की सजातीय श्रेणी। इसका सामान्य सूत्र आप इसको देख लें एक बार बुक खोल के। इसका अध्ययन हम कार्बनिक रसायन के साथ करेंगे। CnH2n+2 एल्केन की सजातीय श्रेणी है। इसका प्रथम सदस्य CH4, द्वितीय सदस्य C2H6, तृतीय सदस्य C3H8 होता है।
जहाँ पर n कार्बन परमाणुओं की संख्या है, और जब इसमें हमने n बराबर 1 रखा है तब CH4, n बराबर 2 रखने पर C2H6, n बराबर 3 रखने पर C3H8 प्राप्त हुआ है। अब इसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के भारों की तुलना करेंगे तो यह कार्बन का भार 12:4 है, दूसरे बार में C2H6 में 24:6 है, और तीसरी बार में 36:8 है। तो यह एक तत्व और दूसरे तत्व के बीच में कहीं कोई इसमें हमें संबंध दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर हम 4, 6, 8 देखते हैं तो कार्बन की मात्रा परिवर्तित हो रही है, कार्बन की मात्रा निश्चित रहनी चाहिए। और यदि हम हाइड्रोजन को देखते हैं तब दोनों की मात्राएं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की मात्राएं परिवर्तित हो रही हैं, जो कि गुणित अनुपात के नियम के अनुसार विपरीत हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। आपको रिवर्स टेक्निक से अध्ययन करने में हो सकता है थोड़ी सी परेशानी महसूस हुई हो, लेकिन जब आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तब आपको इस टेक्निक से अध्ययन करने में मज़ा आने लगेगा और यह टेक्निक भी आपके लिए यूज्ड टू हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आप लगातार मेरे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें, जिससे कि आपकी केमिस्ट्री से संबंधित कॉन्सेप्ट्स हैं, आपकी जो धारणाएं हैं केमिस्ट्री से संबंधित, वह आपको सरल लगने लगे। ऐसा हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद।